गुड मॉर्निंग एवरीवन। उत्तराखंड स्पेशल बैच के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण और नया राज्य है, उत्तराखंड पीसीएस और उत्तराखंड अभी जो उत्तराखंड कमीशन ने प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के लिए वैकेंसी को डिक्लेयर किया है, उसकी तैयारी कैसे आरंभ किया जाए, इस विषय में आइए समझते हैं कि उत्तराखंड का जो संक्षिप्त इतिहास है, इसका नामकरण है जो साहित्य और पुरातत्व आधारित है, और उत्तराखंड की स्थापना किस प्रकार से की गई और कब की गई, इसके संक्षिप्त इतिहास को खंड वाइज समझने का प्रयास किया जाए। आज के इस क्लास में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड की भूमि, जिसे बहुत सम्मान पूर्वक देवभूमि कहा गया है, भगवान शिव का वास है यहाँ पर, और एक ऐसी आध्यात्मिक भूमि जहाँ से केवल भारत ही नहीं, पूरा देश प्रेरणा लेता है। इस प्रेरणादायी भूमि को किस प्रकार से हमारे भारतीय साहित्य में किन नामों से और किन शब्दावलियों से सुशोभित किया गया है, उसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्रथमतः ये बता दूं आपको कि उत्तराखंड बहुत नया राज्य है। एक लंबे आंदोलन के पश्चात उत्तर प्रदेश से इस उत्तराखंड को काटकर या भाग को बांटकर जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसको नया राज्य उत्तरांचल और फिर 2007 के बाद उसे उत्तराखंड के रूप में स्थापित किया गया। 9 नवंबर 2000 को वर्ष 2000 को इस पहाड़ी भूमि को, देवभूमि को, भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया। जिसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल के नाम से ही इसे भारत के 27वें राज्य के रूप में 9 नवंबर 2000 को स्थापित कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार और इस भूमि की जो शुभता है, जो इसकी अनिवार्यता है, इसको 2007 के बाद उत्तराखंड नाम दे दिया गया। तो इस तरह समझिए कि 2007 से पूर्व इस 27वें राज्य का नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 के पश्चात स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार और राजनीतिक मांगों के अनुसार इसका नाम बदलकर
उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, जो वर्तमान में इसका यही नाम है। एक नया राज्य है, बहुत से चैलेंजेस हैं, छोटा राज्य है, विकास की बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर, विशेष करके पर्यटन के क्षेत्र में। इसकी जो शिवालिक पहाड़ियाँ है, जो इसका पर्यावरण है, जो इसकी लेक्स झीलें हैं, जो भारत में ही नहीं विश्व में बहुत मशहूर है, इन सब को देखते हुए यहाँ बहुत सी संभावनाएं हैं, खास करके पर्यटन के क्षेत्र में, हाइड्रो पावर्स के क्षेत्र में। ये आशा की जाती है कि इस नए राज्य को बनने के पश्चात अगर राजनीतिक सकारात्मकता रही तो ये राज्य बहुत तीव्र गति से विकास के क्रम में बढ़ेगा। अभी नया है, विकास की गति धीमी है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इसका विकास बहुत तीव्र गति से होगा और ये एक भविष्य में बहुत सुंदर और बहुत उन्नत राज्य बनेगा, जहां यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, वृद्ध जनों की सेवाएं होंगी, उनकी सुरक्षा होंगी। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत का एक सबसे अच्छा एजुकेशन का हब देहरादून हो गया या हल्द्वानी हो गया या दूसरे क्षेत्र हो गए, वहां पर विकसित होगा। आज उत्तराखंड का देहरादून पूरे भारत में शिक्षा का नगर बनता जा रहा है। इस राज्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। हम इस बात की आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में ये राज्य अपनी उन्नति की प्रगति में बहुत तीव्र गति से प्रयत्नशील होगा। ये जो राज्य बना है, इस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 3 के अंतर्गत बनाया गया है। उससे पहले मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश अधिनियम 2000 है। अगर हम पूरी ब्रीफ करें तो इसका जो गठन हुआ है, जो इसकी स्थापना हुआ है, उसका जो आधार है उत्तर प्रदेश राज्य गठन अधिनियम के अंतर्गत, या राज्य पुनर्गठन कह सकते हैं, अधिनियम 2000 के तहत उत्तर प्रदेश से इस भाग को काट कर इस नए राज्य को पहले उत्तरांचल और फिर उत्तराखंड के रूप में स्थापित किया गया है। तो नक्शल में मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 2000 के तहत भारतीय अनुच्छेद संख्या 3 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। असल में भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 3 है, जो इस बात का सिद्धांत स्थापित करता है कि अगर किसी नए राज्य का पुनर्गठन करना हो, एक राज्य की भूमि को काटकर नए राज्य की स्थापना या एक से अधिक राज्यों की भूमि को काटकर नए राज्य की स्थापना या किसी राज्य के नाम का परिवर्तन करना, अगर ऐसा कुछ संशोधन संविधान में करना हो तो, या कुछ नया गठन करना हो, तो संविधान का अनुच्छेद संख्या 3 इस बात की सिद्धांत की स्थापना करता है कि संसद ऐसा कर सकती है। सो इसी के तहत इस नए राज्य उत्तराखंड या बाद में उत्तरांचल या उत्तराखंड की स्थापना हुई।
परीक्षा के लिए ये तिथियां बड़ी महत्वपूर्ण है। राज्य का गठन 9 नवंबर को हुआ। ये भारत का 27वां राज्य है। इसका प्रथम नाम 2007 से पूर्व उत्तरांचल था और 2007 के पश्चात इसका नाम उत्तराखंड हो गया। इस राज्य की स्थापना के लिए जो विधिक प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत भारत के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद संख्या 3 है। यह है इसके गठन का आधार। आइए इस बात को समझने का प्रयास किया जाए कि हमारे भारतीय साहित्य में किस प्रकार से इस भूमि को नामकृत किया गया है, इसका क्या नाम है। इस पवित्र भूमि को देवभूमि कहा गया है। भगवान शिव का आशीर्वाद है इस भूमि पर, उनका वास है इस भूमि पर। यहाँ के लोगों का विशेष शिव भगवान का आशीर्वाद है और यही कारण है कि भूमि सदैव शांत, सहज और प्रेममय रही है। वैसे भी पूरा भारत ये जानता है कि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि है, एक ऐसे लोगों की भूमि है जिसने सदैव शांति के लिए, पर्यावरण प्रेम के लिए, भारत की आदर्श एकता अखंडता के लिए सदैव अपने आप को सर्वोच्च रखा है। हमारे प्राचीनतम महानतम ग्रंथों में, ऋग्वेद में इस भूमि को हेमवंत नाम से कहा गया है, स्थापित किया गया है। ऋग्वेद में इस देवभूमि को हेमवंत से की भूमि कहा गया। असल में ऋग्वेद के अंदर अगर हम देखें तो 2 शाखाएं हैं ऋग्वेद की। एक जो शाखा उसकी है वो है शाकल शाखा और दूसरी है वाशकल शाखा। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक शाखा है शाकल शाखा और दूसरी है वाशकल शाखा। ऋग्वेद के शाकल शाखा में इस देवभूमि को हेमवंत कहा गया है। उल्लेख ये है कि 2 पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं, हेमवंत और मुजवंत। प्रथम आर्यों का आवास भी यही था। ये कहा गया है कि ऋग्वेद में उल्लेख है कि आर्य वहां निवास करते हैं जहां पर हेमवंत और मुजवंत नामक पर्वत श्रृंखलाएं। ऋग्वेद की शाकल शाखा में इस देवभूमि को हेमवंत नाम से स्थापित किया गया है और स्कंद पुराण में इस उत्तराखंड की भूमि को 2 भागों में बांटकर देखा गया है। अगर हम इसके बाद की बात करें ना, तो एक बहुत स्कंद पुराण में इस देवभूमि को 2 भागों में गढ़वाल और कुमायूं के रेंज में बांटा गया है। बंटवारा कुछ इस तरह का है कि जो केदारनाथ का एरिया क्षेत्र है, एक भाग को केदारनाथ का क्षेत्र कहा गया जो आपका आधुनिक गढ़वाल का क्षेत्र है। जो केदारनाथ का एरिया है वो आधुनिक
आधुनिक गढ़वाल का क्षेत्र है। और जो दूसरा खंड है वो स्कंद पुराण में मानस खंड के रूप में कहा गया है। जो दूसरा क्षेत्र है उसको मानस खंड के रूप में कहा गया है, जिसको हम आधुनिक रूप से कुमायूं का क्षेत्र कहते हैं। तो एक तो नामकरण है इसका ऋग्वेद की शाखा में, जिसको हेमवंत के नाम से जाना जाता है, और दूसरा नामकरण इसका है स्कंद पुराण। इसका दो क्षेत्रों का बंटवारा है। एक केदारनाथ की भूमि को कहा गया गढ़वाल का क्षेत्र, और दूसरा खंड जो है वो मानस खंड के रूप से गाया गया, जो आज का कुमायूं क्षेत्र है। ऋग्वेद की ही एक ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। दोनों शाखाओं में अगर आप ब्राह्मण ग्रंथों में जाकर देखेंगे तो ऋग्वेद की दोनों शाखाओं के अपने अपने ब्राह्मण हैं। इस शाखा का ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, और वार्षिकल शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है कौशिकी या शंखायन। वार्षिकल शाखा का जो दो ब्राह्मण है वह है कौशिकी या इसी को कहते हैं शंखायन ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिसमें ऋग्वैदिक धर्म, उसके कर्मकांड के बारे में उल्लेखित है, जो प्राचीनतम ऋग्वैदिक धर्म को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। इस ऐतरेय ब्राह्मण में जो ऋग्वेद की शाखा का ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण की रचना ऋषि ऐतरेय ने अपनी माता इत्तरा के नाम पर किया था। आई रिपीट इट, इस ब्राह्मण ग्रंथ का संकलन या लेखन ऋषि महिदास ने अपनी माता इत्तरा के नाम पर ऐतरेय ब्राह्मण की रचना की है। और इस ऐतरेय ब्राह्मण में इस देवभूमि को या उत्तरांचल या उत्तराखंड की भूमि को उत्तरी कुरु क्षेत्र के रूप में कहा गया है कि 16 महाजनपदों में एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद था कुरु जनपद। जिसका क्षेत्र कुछ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मेरठ या बिजनौर का पश्चिमी भाग, जो यमुना नदी के तट पर स्थित था, जहां बड़े मशहूर राजा हुए, राजा परीक्षित, जन्मेजय। इस 16 महाजनपदों का जो महत्वपूर्ण जनपद है कुरु, उस कुरु जनपद का जो उत्तरी भाग है वह इस एरिया में स्थित था। अगर हम पूरा कर दें तो ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार इस ऐतरेय ब्राह्मण की रचना जो है ऋषि महिदास ने की। इसका नाम अपनी माता इत्तरा के नाम पर ऐतरेय ब्राह्मण रखा। इस ऐतरेय ब्राह्मण में इस देवभूमि को उत्तरी कुरु जनपद का क्षेत्र कहा गया है। सोलह महाजनपदों में एक बहुत महत्वपूर्ण जनपद था कुरु जनपद।
अभी जो कुरु जनपद था, जो उसका पूरा क्षेत्र है वो दिल्ली, हरियाणा, कुरुक्षेत्र का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश विशेषकर मेरठ और बिजनौर का पश्चिमी भाग, इन सब भागों को मिलाकर कुरु जनपद था, जो यमुना नदी के तट पर स्थित था। इस कुरु जनपद की 2 राजधानियां थीं। उत्तरी और पश्चिमी के तौर पर। इसकी जो पहली राजधानी है वो है हस्तिनापुर, जो मेरठ के आसपास मानी गई है, और दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ मानी गई है, जो दिल्ली के आसपास थी। अब इस कुरु जनपद की 2 राजधानियां हैं, एक है हस्तिनापुर, जो मेरठ के आसपास मानी गई है, दूसरी है इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली के आसपास मानी गई है, या समानता माना यह जाता है कि ये दोनों राजधानियां इन क्षेत्रों में थी। ये एक ऐसा जनपद है जो अपने समय में बहुत महत्वपूर्ण था। उसने बड़े महान, बड़े आदर्श राजाएं दिए हैं। राजा परीक्षित, जन्मेजय जैसे राजा हुए हैं जो बड़े आदर्श थे। कुरु जनपद की जो वंशावली है वो चंद्रवंश से मानी गई है। कौरव, पांडव जो महाभारत के योद्धा रहे और कुरुक्षेत्र में महान युद्ध लड़ा गया महाभारत का, सत्य और असत्य की विजय के लिए, तो कौरवों और पांडवों की वंशावलियां भी कुरुक्षेत्र से या कुरुवंश से मिलती है या चंद्रवंश से मिलती है। ये वही भूमि है, ये उन्हीं लोगों का क्षेत्र है जो कुरु जनपद के नाम से षोडश महाजनपद में बहुत महत्वपूर्ण रूप से व्याख्यित है। बड़ा योगदान रहा है उसको भारतीय इतिहास को समझने के लिए। एक और नामकरण इसका मिलता है, एक और व्याख्या मिलती है कि महाभारत के लेखक आदरणीय वेद व्यास जी ने यहाँ एक व्यास गुफा, बद्रीनाथ में एक व्यास गुफा का निर्माण करवाया था, जो उन्हीं के नाम पर व्यास गुफा के रूप में जानी जाती है। हम जानते हैं कि भारतीय भूमि एक ऐसी भूमि है जिसने विश्व के लोगों को आकर्षित भी किया है और आमंत्रित भी किया है भारतीय धर्म को सीखने, भारतीय साहित्य को जानने, भारतीय अध्यात्म को जानने के लिए। ऐसा ही एक बहुत महत्वपूर्ण 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री है वेनसांग, जिसकी बड़ी मशहूर पुस्तक रही है, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत में आया और नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की, जो बौद्ध साहित्य को जानने के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए भारत आया था और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। उसकी बड़ी मशहूर पुस्तक का नाम है सियोकी। उस पुस्तक में बौद्ध यात्री चीन वेनसांग ने इस भूमि को ब्रह्मपुरा या गोविसेन के नाम से कहा है। चीनी यात्री वेनसांग ने
जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया, जिसका आने का कारण बौद्ध धर्म को सीखना एवं शिक्षा प्राप्त करना था। वो लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त की और बड़ी मशहूर पुस्तक उसने लिखी, की। वेन्सांग ने अपने विवरण में इस भूमि को ब्रह्मपुरा और गोविसेन के नाम से कहा है। वेन्सांग ने इस पुस्तक में वेन्सांग ने इस भूमि को, देवभूमि को, 2 नामों से संबोधित किया है, ब्रह्मपुरा और दूसरा नाम है दिया उसने गोविसेन के नाम से। तो परीक्षा में जब वेन्सांग के विवरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं इस भूमि के नामकरण के संबंधित, तो ये 2 नाम याद रखना होगा आपको। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चीनी यात्रियों ने भी इस भूमि को, चूंकि यात्रा का क्रम यही रहा है, चीन से यात्रा के क्रम में इसी भूमि से वो होकर नालंदा तक वो यात्रा कर पाया था। तो जो आदरणीय केदारनाथ की भूमि है या देवभूमि है, इस भूमि का संबोधन वेन्सांग ने 2 नामों से किया है, एक है ब्रह्मपुरा के नाम पर और दूसरा है गोविसेन के नाम पर। बौद्ध साहित्य भी इस भूमि को, खास करके पिटक ग्रंथ, जो बौद्ध साहित्य के बड़े मशहूर ग्रंथ रहे, पिटकों में इसे, इस भूमि को हिमवंत नाम से ही कहा गया है। वेन्सांग अपनी पुस्तक में इस भूमि को ब्रह्मपुरा और गोविसेन के नाम से स्थापित करता है, जबकि जो बौद्ध साहित्य है, जो पिटक ग्रंथ है, उन पिटक ग्रंथों में इस देवभूमि को हेमवंत के नाम से ही स्थापित किया गया है या इसको संबोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त वेन्सांग के अलावा भी विदेशों से लगातार यात्री भारतीय भूमि को, भारतीय साहित्य को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय धर्म को समझने के लिए निरंतर यात्राएं कर रहे थे और यहाँ पर आ रहे थे। उन्हीं में से एक बहुत मशहूर मिस्र का यात्री है, जो भूगोलवेत्ता है, जो खगोल शास्त्री है, जो बहुत मशहूर गणितज्ञ है। उसका नाम है टॉलेमी। टॉलेमी मिस्र का है, जो बहुत मशहूर गणितज्ञ है, खगोल शास्त्र का जानकार है, बहुत अच्छा भूगोलवेत्ता है। मिस्र के ये 2री शताब्दी में भारत की यात्रा करता है, उत्तराखंड की भूमि को, देवभूमि पर भी आता है और टॉलेमी अपने मिस्री नाम
जो ओटोरोकोई के नाम से इस भूमि को पुकारता है। टॉल्मी ने देवभूमि को ओटोरोकोई नाम से इस भूमि को संबोधित करता है, जो एक मिस्री भाषा का शब्द है। तो हम ये जानते हैं ना कि भारतीय साहित्य हो या विदेशी यात्रियों हो, इस भूमि को अलग अलग नामों से संबोधित किया है, लेकिन सबका जो निचोड़ है, जो सबका निष्कर्ष निकलता है, वो यही है कि देवभूमि है, ये पवित्र भूमि है, भगवान शिव का आवास है, एक शांत पर्यावरण अनुकूल भूमि है, जो विश्व में फूलों की घाटी के रूप में भी बहुत मशहूर है। अगर मैं परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको बहुत संक्षिप्त करने का प्रयास करें, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी होगा, वो ये कि इस राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के रूप में, जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र था उसको काटकर प्रथमतः उत्तरांचल, जो 2007 तक बना रहा, और 2007 के पश्चात इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। परीक्षा के लिए तिथियां, इसकी स्थापना का दिवस, इसका पहला नाम और 2007 के बाद का नाम बड़ा अनिवार्य है। इसका नामकरण हम सब जानते हैं कि ये पवित्र भूमि देवभूमि के नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद की शाकल शाखा में इस भूमि को हेमवंत नाम से उल्लेखित किया गया है, जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में, जो ऋग्वेद की शाकल शाखा का ब्राह्मण है, इसे 16 महाजनपदों के उत्तरी कुरु का क्षेत्र माना गया है। स्कंद पुराण में इस भूमि को 2 क्षेत्रों में बांटकर व्याख्यात किया गया है। एक भूमि केदारनाथ की भूमि है, जो आज का गढ़वाल क्षेत्र है, और दूसरा इसको मानस खंड की भूमि कहा गया है, जो आज का कुमायूं का क्षेत्र है। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी ने यहाँ पर एक केदारनाथ में, एक बद्रीनाथ में एक गुफा का निर्माण करवाया, उसको व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यूकी में इस भूमि को 2 नामों से संबोधित किया है, ब्रह्मपुरा और गोविसेन के रूप में, जबकि मिस्री यात्री भूगोलविद, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री इस पवित्र भूमि को ओटोरोकोई नाम से संबोधित किया है। यह इस पवित्र भूमि के नामकरण का जो साहित्यिक उल्लेख है, उसके आधार पर अगले लेक्चर में हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इस भूमि का क्या नामकरण है, और कहां कहां किन अभिलेखों में, राजाओं के अभिलेखों में, मौर्यों में, अशोक के अभिलेख में, या दूसरी जगहों पर किस तरह से उसको उल्लेखित किया गया है, या इस भूमि को समझने में किस तरह के यहाँ पर प्राचीन सभ्यता के रूप में, मानव बस्ती के रूप में इस भूमि पर क्या क्या पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, और क्या क्या उसका कहाँ कहाँ उसके स्थल रहे।
साहित्यिक साक्ष्य आपके के साथ है जो मैंने अभी आपको बता दिया, और जो आपको परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी भी है। अगर आप अपनी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसी क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप एजुकेशन जोन हल्द्वानी केनाल रोड पर संपर्क करें। कक्षाएं आरंभ हो चुकी हैं। लेक्चर जो वैकेंसी कमीशन ने डिक्लेयर कर रखा है उसका नया बैच आरंभ हो रहा है। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप ब्रांच को विजिट करें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके और तुरंत अपनी इस बैच को ज्वाइन करके इस परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अगली बार हम मिलेंगे उत्तराखंड की भूमि के लिए क्या क्या इसका जो प्राचीनतम इतिहास है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किस तरह से प्रमाणित है। बेहतर होगा कि इस लेक्चर के माध्यम से एक अपना संक्षिप्त नोट्स तैयार कीजिए और उसको अपने अध्ययन का पार्ट बनाइए ताकि परीक्षा आपके लिए बहुत सकारात्मक हो। अगले वीडियो के धन्यवाद।